जब हम किसी द्रव में ठोस को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है उसको हम इसी वीडियो में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, आई एम अखिल राज, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो हेडिंग्स है, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब, इसी के अंतर्गत उस कारणों को हम जानेंगे। जो पिछले हेडिंग्स जो हमने पढ़ा था, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, उसी का संबंधित ये भाग है जो इस वीडियो में हम भाग 8 के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को और कमेंट करके हम यहाँ से देखेंगे इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के चलते अणुसंख्यक गुणधर्म शुरू अणुसंख्यक गुणधर्म नाथ का एक नया हेडिंग आएगा जिसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ से शुरू करते इस बात को कि विलयनों का एक महत्वपूर्ण वर्ग द्रवों में घुले हुए ठोस पदार्थ हो गए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वाष्प दाब में कमी होता है। वाष्प दाब में कमी के चलते कई सारे गुण उत्पन्न होते हैं जो अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम से जाने जाते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसारण दाब, इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। जैसे आप ले लो सोडियम क्लोराइड, ये भी ठोस है। ग्लूकोज ले लो, ये भी ठोस है। यूरिया ले लीजिए, ये भी ठोस है। और शर्करा मतलब चीनी, वो भी ठोस है। इनको अगर आप पानी में डालेंगे तो ये पानी का विलयन बनाएंगे। तो इनको आप पानी में डालते हैं, सामान्यतः इनको हम लोग पानी में डालते हैं, ये यहाँ पे नियम है। और आयोडीन और गंधक जैसे ठोसों को कहाँ डालते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं, तो वाष्प दाब में कमी हो जाता है। इनको पानी में डालने पर पानी का वाष्प दाब कम हो जाता है। इनको कार्बन डाइसल्फाइड में डालने पर कार्बन डाइसल्फाइड के वाष्प दाब में कमी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है तो हम आगे समझेंगे। तब इन्हीं के चलते इन विलयनों के कुछ भौतिक गुण जो है शुद्ध विलायकों से बहुत अलग होते हैं। पहले तो हमने केवल विलयन में ठोसों को डालने की बात कही, तो यह परिभाषा हो गया कि ठोसों का द्रव में विलयन का। यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं कि इन विलयनों के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायकों से बहुत अलग होते हैं। जैसे मैं वाष्प दाब बता रहा है कि शुद्ध विलायकों का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में पूरा तरह से होता है, लेकिन ठोस डाल देने पर उनका वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी ये एक भौतिक गुण उनका परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसी के बाद इसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग्स है। तो समझते रहिए वाष्प दाब होता है क्या। वाष्प दाब हम लोग पहले समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसे समझा रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी इसको समझ लेते हैं हम लोग कि किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है। ये हम लोग बात समझते हैं। जैसे पानी है, वो 100 डिग्री पे उबलता है, यह वाष्पित होता है। और साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प अवस्था, द्रव की वाष्प का द्रव अवस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा दे दिया। तो हम जानते हैं, जैसे इस बात को हम समझेंगे। यहाँ पे हम बर्तन में जब पानी लेते हैं तो पानी अपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देता है, वाष्पित होना भी शुरू कर देता है। इस पात्र को हम बंद रखेंगे, इसको ढक के रखेंगे, हम लोग बंद करके रखेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ बंद। अब मान लीजिए कि ये जो वाष्प निकल रहे हैं, अब जब वाष्प निकलेंगे तो इनके द्वारा साम्य अवस्था क्या होता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। साम्य अवस्था स्थिति क्या होती है समझिए। ये जो द्रव का सतह है और ये जो वाष्प बन रहे हैं, जब ये इतने ज़्यादा वाष्प बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना ज़्यादा वाष्प बनने लगते हैं कि ये द्रव का सतह हमें दिखाई देना बंद होने लगता है, ये वाला सतह। इस स्थिति को साम्य अवस्था कहा जाता है। यानी जितना तेजी से द्रव के वाष्प वाष्पित होते हैं उतना ही तेजी से द्रव में भी बदलते हैं। यानी यूँ कहिए कि बहुत तेजी से वाष्पित होते हैं और यहाँ पे ये द्रव बनकर फिर वापस आ जाते हैं, यानी द्रव भी बनते रहते हैं। तो इसे साम्य अवस्था कहते हैं। या दूसरा स्थिति कि जब ये द्रव का सतह दिखाई देना बंद हो जाता है तो इसे साम्य अवस्था कहते हैं। अब इस स्थिति पे ये जो वाष्प इस पे दबाव डालते हैं, इस द्रव पे ये जो वाष्प इस पे दाब डाल रहे हैं, इसी दाब को कहा जाता है
वाष्प दाब। अब चूंकि वाष्प ने दाब लगाया इसलिए वाष्प दाब कहा जाता है। शायद आप बात समझ गए। आगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे वाष्प दाब का हमने परिभाषा समझा। अब आगे पॉइंट्स बता रहे हैं कि शुद्ध द्रवों की सारी सतह द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है। ऐसे शुद्ध हम विलायक लेते हैं या शुद्ध द्रव। शुद्ध विलायक का मतलब होता है कि वही द्रव है, दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी अणु हैं सब किसके हैं? केवल विलायक के, जो शुद्ध द्रव लिया गया। तो जब ये वाष्प बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाष्प बनेगा, बहुत ज़्यादा कण रहेंगे। लेकिन कह रहा है यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय डालकर विलयन बनाया जाए। अवाष्पशील का मतलब क्या है? यानी वैसे विलय जो वाष्प नहीं बनते, अवाष्पशील, इनका वाष्प नहीं बनता। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे अवाष्पशील का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अवाष्पशील तो हम समझ गए विलय। तो ज़्यादातर ठोस ही ऐसे होते हैं जो दो अवाष्पशील होते हैं, ठोस ही अवाष्पशील होते हैं। लेकिन इस ठोस में दो तरह के, हम अगर ध्यान से देखें तो इस ठोस में दो तरह के हैं, ये दोनों अवाष्पशील होंगे। जैसे कि एक होगा वैद्युत अपघट्य और एक होगा वैद्युत अनपघट्य। अनपघट्य अभी हम इससे बात जो कर रहे हैं दूसरे पर कर रहे हैं, वैद्युत अनपघट्य इस पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अवाष्पशील विलय वैद्युत अपघट्य पानी में डालने पर टूट जाता है, इसके चलते गुण उसका परिवर्तित हो जाता है और जाता। तो इसीलिए इस पे बात नहीं होगा। जब भी अवाष्पशील विलय कहा जाएगा तो आप समझिएगा वैद्युत अनपघट्य लिया जा रहा है। ठीक, कभी कभी इसको अवाष्पशील की जगह पे अउड़नशील भी बोल दिया जाता है। तो बात एक ही, आप सब बात समझ गए होंगे। इसके लिए कुछ अलग नियम है जिसको हम लोग बाद में चल के देखेंगे। तो आगे क्या हमने समझा कि जब अवाष्पशील विलय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। यानी अब जो वाष्प बनेंगे, तो चूंकि हमने बताया कि ये विलय जो है अवाष्पशील है, इसका वाष्प बनता ही नहीं है, ये भले ही सतह पे आके घेर लेंगे। मान लीजिए विलायक का विलय हमने मिला दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए विलायक था शुद्ध, इसको मान लेता हूँ मैं ए, अब विलय को मान लेता हूँ बी। तो यहाँ पे ए यहाँ पे घेर रखा है, बाकी जगह बी घेर रखे हैं। अब बी घेर रखे हैं तो अब केवल ए के जो कण है वो ज़्यादा नहीं वाष्प बना पाएंगे, बहुत कम वाष्प बना पाएंगे, इसलिए वाष्प दाब पहले से कम हो गया। लेकिन वाष्प दाब, ये जो भी वाष्प दाब है या वाष्प है वो किसके कारण है? केवल विलायक के कारण है, इसमें विलय का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सतह पर कुछ अवाष्पशील विलय भी उपस्थित थे, इसीलिए वाष्प पहले से कम हो गया। फिर यहाँ पे हम आगे पॉइंट्स देखेंगे जो इसी से संबंधित है, जो मैंने अभी आपको बताया। दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कब? जब अवाष्पशील विलय बी हम डाल देते हैं। शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब अधिक था क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वाष्प बन रहे थे, लेकिन अब कुछ सतह अवाष्पशील विलय ने घेर लिया, तब ये वाष्प कण ज़्यादा नहीं हो पा रहे। वाष्प ज़्यादा वाष्प रहेंगे तो ज़्यादा दबाव होगा, कम वाष्प इसलिए कम दबाव है। तो बात समझ रहे हैं आप? विलयन की सतह पर विलय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अब विलायक के कण बहुत कम भाग घेर रहे हैं, क्योंकि विलय के भी कण आ गए हैं। इसके कारण होता क्या है कि सतह छोड़कर जो जाने वाले विलायक अणु हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, इसलिए विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। फिर हम आगे समझेंगे एक और पॉइंट्स जो अणुसंघ के गुणधर्म से संबंधित है कि विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होता है वो विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं करता है। इसी को अणुसंघ के गुण कहा जाता है, जो हम आगे समझेंगे। जो विलय आपने मिलाया अवाष्पशील किसी विलयन में या पानी में, तो वहाँ पे जो कितना मात्रा आपने लिया
इसकी मात्रा से लेना देना है, और वो कैसा है, चीनी आप ले रहे हैं कि ग्लूकोज ले रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। या आप यूरिया ले रहे हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। माने उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव से लेना देना नहीं, केवल उनका मात्रा। अगर आप चीनी भी 1 kg ले रहे हैं, 100 ग्राम लेके चलिए, 100 ग्राम चीनी भी ले रहे हैं, 100 ग्राम यूरिया भी ले रहे हैं, 100 ग्राम शर्करा भी ले रहे हैं, वही की बात है। तो जो वाष्प दाब में कमी आएगा वो सभी में बराबर रहेगा, क्योंकि सभी में 100-100 ग्राम ही डाला गया। क्योंकि मात्रा का मतलब यहाँ पे मोलों की संख्या से है, तो हम थोड़ा जैसे में समझ लें। जैसे 1 kg लीजिए, पानी में आप डालिए 1 kg जल में 1.0 मोल सुक्रोज लीजिए। 1 kg जल, पानी को तो लीटर में भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम मात्रा की बात करेंगे केजी में, क्योंकि हमें यहाँ पे मोललता यूज करना है आगे चल के, इसीलिए। तो जल में हम 1 मोल अगर सुक्रोज मिलाते हैं, सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज का ही एक रूप है, और सुक्रोज चीनी को ही कहते हैं। हाँ, मिलाने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग वही होता है जो 1.0 मोल यूरिया को जल की उसी मात्रा में, उसी ताप पर मिलाने पर होती है। हाँ, तो वही है कि आपने यहाँ पे जो पानी लिया है, उस पानी में आप 1.0 यानी 1 मोल यूरिया सुक्रोज मिलाते हैं। जो वाष्प दाब में कमी आएगा, वही कमी किसके चलते आएगा, जो यहाँ पे वाष्प दाब में कमी आएगा, वही कमी जब आप 1 मोल यूरिया मिलाएंगे, किसमें, पानी में, दोनों का कमी बराबर होगा, ये समझाना चाहता है। फिर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का अब हम लोग नियम देखेंगे कि अवाष्पशील विलेय के लिए नियम क्या है राउल्ट का। वहाँ पे तो हम वाष्पशील के लिए देखे थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होता है। वहाँ पे अवयव का दिया गया था, क्योंकि दोनों द्रव थे और दोनों वाष्प बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो विलेय वाष्प बनाता नहीं है, तो उसके वाष्प दाब और मोल अंश के लिए थोड़ा अलग नियम है। वही नियम है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका यहाँ पे अलग है, समझेंगे। किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। वहाँ पे भी वही बात बोला गया था कि विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंश के समानुपाती होता है उसका वाष्प दाब। लेकिन यहाँ पे अब बता रहे हैं कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव, अब वहाँ पे हमें वाष्पशील पे फोकस करना है, अवाष्पशील से हमें लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वाष्प किसके चलते बनता है, केवल विलायक के चलते, विलेय के चलते नहीं बनता। यानी वही बात है, यदि विलयन में विलायक ए है और विलेय बी है, तो बी का तो वाष्प बनता नहीं, तो इसका वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो केवल मोल अंश किसके समानुपाती होगा, विलायक के वाष्प दाब के, यानी पीए बराबर पीए समानुपाती एक्स। इसको यहाँ पे बराबर करेंगे तो P0 ये आएगा, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इनके बारे में डिटेल में इसके शुरू वाले पार्ट में मैंने बताया है, पार्ट 6 वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं उसको। अब इनका ग्राफ खींचा जाए तो ये सिंगल है, बी का तो है ही नहीं, तो सिंगल ग्राफ जाएगा। तो समानुपाती है पी एक्स है, तो जैसे जैसे एक्स से बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे ए की मात्रा अधिक रहेगी उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा, यानी ए का जितना मात्रा अधिक रहेगा उतना ही वाष्प दाब होगा। समानुपाती का मतलब भी यही होता है। तब इनका ग्राफ जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, यानी एक सरल रेखा मिलेगा। और एक लास्ट स्थिति होगी जहाँ पे ये, जब इसका मूलंश 1 हो जाएगा, शुद्ध अवस्था, यानी ए का जो पूरा मूलंश है वो 1 है, यानी विलयन में केवल यही अब उपस्थित है और दूसरा कोई नहीं उपस्थित है। तो शुद्ध अवस्था में, यानी x से बराबर यहाँ पे 1 रखिए, तो मान कितना आ जाएगा, P0A, यानी P जो है P0A के बराबर होगा। यानी 1 स्थिति पर, यानी विलयन में शुद्ध अवस्था में केवल A रहेगा, तो वहाँ पे इसका P0A आएगा। तो आप बात समझ गए, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे, यदि कोई विलयन सभी सांद्रताओं के लिए राउल्ट के नियम का पालन करता है तो इसका वाष्प दाब एक सरल रेखा में 0 से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ता है, 0 से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक। तो यहाँ से खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में देखेंगे। तब उसके बाद हम इसी से संबंधित अनुसंध के गुणधर्म जो वाष्प दाब में कमी के चलते आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।